हेलो। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। पेपर पोस्टपोन हो चुका है और अब नई डेट सामने नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में होंगे, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होंगी जो आप सब ने मुझसे डिस्कस की और जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अब ये जो एडमिट कार्ड्स आ गए हैं इनका क्या होगा। तो ये इनका तो कोई मतलब नहीं है। अब अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब उस डेट पे पेपर नहीं हो रहा है तो इस एडमिट कार्ड का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात आती है सेंटर। तो सेंटर चेंज होंगे या यही रहेंगे। तो ये जो भी सिनेरियो था पूरा, जो चेंज करवाने की बात कर रहे थे या जिन बच्चों ने आंदोलन किया, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो था वो ये सेंटर भी था, क्योंकि सेंटर दूर थे काफ़ी लोगों के। तो अब ये सेंटर चेंज होंगे नेक्स्ट बार या नहीं होंगे, इसके लिए यूपीएससी से पूछा गया तो उसने ऐसा कुछ भी बताने से मना कर दिया कि अभी कोई आइडिया नहीं है, उसने यही बोला है। और जनरली सेंटर चेंज नहीं होते, जनरली सिर्फ एडमिट कार्ड दोबारा आपकी डेट का आएगा, सेंटर चेंज जनरली नहीं होते, ये उसने आंसर दिया है। तो हम अभी उसी के आंसर पर चल सकते हैं कि उसने ऐसा कहा है, बाकी आगे होगा या नहीं, क्योंकि अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन सेंटर था, ये चेंज होंगे या नहीं इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। सब तीसरा और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ये कब होगा। तो जैसा कि आप सबने खुद ने देखा, यूपीएससी कैलेंडर में 3 डेट्स खाली हैं, 4 जुलाई, 29 अगस्त और 12 सितंबर। इन 3 में से होगा या आगे होगा। तो देखिए, डिपेंड अब खुद ईपीएफओ की बजाय और चीज़ों पे डिपेंड करेगा ये। जैसे कई बार आईपीएल में होता है या कई बार वर्ल्ड कप में होता है कि आप हारेंगे या जीतेंगे, उससे आप अंदर जाएंगे, इससे ज़्यादा मैटर ये चीज़ करती है कि दूसरी टीम हारेगी या जीतेगी। कई बार आपका सेमीफाइनल में जाना, सेमीफाइनल तो बड़ी चीज़ हो गई, कई बार आपका क्वार्टर फाइनल में जाना या फिर टॉप 4 में जाना, इस पर डिपेंड करता है कि दूसरी टीम हारेगी या नहीं हारेगी। तो उसी तरीके से अब ईपीएफओ खुद के ऊपर उतनी चीज नहीं है जितनी दूसरी चीजों के ऊपर है कि वो क्या होगा बाकी पेपर्स का। जो सिविल सर्विसेज का पेपर है 27 जून को प्रीलिम्स का, वो हो पाएगा टाइम पे, और जो उसके पेपर्स हैं अगर उसने निकाले हुए वो हो पाएंगे टाइम पे। ठीक है, तो अब उसी तरह से हो गई है एपीएफओ की टीम के अब दूसरे पेपर पे डिपेंड करेगा इसका क्या होगा। पिछली बार भी ऐसा नहीं है कि 4 अक्टूबर को पेपर नहीं लिया जा सकता था, 4 अक्टूबर को पेपर लिया गया, लेकिन वो ईपीएफओ नहीं था, वो सिविल सर्विसेज प्री था। सिविल सर्विसेज प्री की जगह यूपीएससी ईपीएफओ लिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि जो यूपीएससी का बेंचमार्क पेपर है, जो उसका क्या बोलें कि उसकी रेपुटेशन जिस पेपर से है, वो पेपर को वो आगे नहीं खिसकाना चाहती थी, और ये एक रेगुलर पेपर ना होने की वजह से इसको सजा मिली पिछली बार भी और इस बार भी, कि इसको इतना 7 महीने का गैप दे दिया गया, अक्टूबर से लेके मई सीधे डाल दिया गया। इसको अक्टूबर में भी करवाया जा सकता था, दिसंबर में भी करवाया जा सकता था। अक्टूबर में दिसंबर में पेपर हुए लेकिन इसके नहीं हुए। सिविल सर्विसेज का प्री होके मेंस होके अब इंटरव्यू आ गए साथ में, और इसका एक पेपर है वो नहीं हुआ है आज तक, और सेकंड बार वो फिर से डेफर हो गया है। तो इसको जो सजा मिल रही है और इसके साथ जो बच्चे लगे हुए हैं सारे आप लोग, जो सब कुछ छोड़ के, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम उन्हीं के साथ थी जो पोस्टपोन करवा रहे थे, प्रॉब्लम सबके साथ है। मेरे साथ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितनी हैं। कोई छुट्टी लेके बैठा 4 महीने से, किसी ने नौकरी छोड़ दी, किसी ने बहुत कुछ किया हुआ है, साल भर से बच्चे बैठे हुए हैं। उसके बाद भी, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी सजा किस चीज़ की मिल रही है कि एक रेगुलर पेपर नहीं है, तो अपने बेंचमार्क पेपर को वो बिल्कुल हिलाना नहीं चाहती है। उनके प्री से लेके मेंस से लेके इंटरव्यू आ गए और इसका एक पेपर का भी अभी पता नहीं है। ठीक है, तो वही रीज़न है कि आगे भी अभी नहीं बोल सकते कि 4 जुलाई को हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा। डिपेंड करेगा आगे जो कोरोना की सिचुएशंस जिस तरीके से चलती हैं, ठीक है, किस तरीके से कोविड आगे मूव करता है, कोविड किस तरीके से स्पाइक पे जाता है, हाई पे जाता है, और उस वजह से बाकी एग्जाम्स किस तरह से चलते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि अब ये एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी नहीं कह सकते कौन सी डेट पे हो जाएगा, क्योंकि ये 2 फैक्टर बहुत काम करेंगे जो मैंने आपको बताया, एक कोविड की सिचुएशन और एक दूसरे पेपर जैसे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स है या और भी कोई उसका उसके पहले आता है,
उस पर डिपेंड करेगा कि वो बची हुई डेट्स देगी या नहीं देगी। जब 4 अक्टूबर का पेपर कैंसिल हुआ था तो भी आप लोगों ने कैलेंडर उठा के बोला था सर ये डेट खाली है। बिल्कुल हो सकता था उस जगह, क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि एक रेगुलर पेपर नहीं है, इसको 7 महीने सीधे आगे बढ़ा दिया गया। अब इसको और आगे बढ़ा दिया। अब इतना तो जरूर मैं आपसे कह सकता हूं कि जैसे पिछली बार सीधे 7 महीने एक साथ गैप दे दिया, उतना तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी पेपर 2 बार डेफर नहीं करती यूपीएससी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूपीएससी को 2 बार डेफर करना पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा आगे तो वो अब इसको नहीं करेगी। 2022 में तो नहीं ले जाएगी, इतना टाइम नहीं देगी, लेकिन मिनिमम जुलाई अगस्त तक तो ये कोई चांसेस नहीं है होने के। मीन्स जुलाई से पहले कोई चांसेस नहीं है। जुलाई या फिर अगस्त या फिर सितंबर, इन्हीं में होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। बाकी मैं आपसे कह रहा हूँ कि और फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि कोविड कैसे चलता है और जो उसका बेंचमार्क पेपर है वो टाइम पे हो पाता है या नहीं। अगर उसको वो खिसकाएगी तो वो पहले उसी को लेगी या फिर इसको लेगी। तो ये सब चीजें अब उसके पाले में है कि वो क्या सोचती है, ठीक है, किस तरीके से डिसीजन लेती है। अभी भी कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, एडमिट कार्ड भी थे, सारी चीजें एज इट इज थी, और उसके बाद भी ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये कोविड है और आंदोलन है जो इस तरीके से चल रहे हैं कि कोविड अगर नहीं किसी को छोड़ रहा है कुछ लेने लायक तो वो कैसे लेगा। तो आगे की भी वही कहानी है। अगर उसके बेंचमार्क पेपर नहीं चल पा रहे हैं तो वो साइडलाइन पेपर को आगे लाके लेगी नहीं लेगी। ये भी कहा जब फोन किया यूपीएससी में बच्चों ने कि अब जो भी पेपर होगा वो क्या पहला ईपीएफओ को उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। अभी तक वो 2 बार डेफर हो चुका है, तो अब आगे होगा तो क्या उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हर चीज पे एक ही जवाब है कि कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि खुद उन्हें नहीं पता है आगे का सिनेरियो क्या है, आगे किस तरीके से चीजें चलने वाली हैं। अगर उनका बेंचमार्क नहीं हो पाएगा तो वो पहले उसको लेंगे या जो 2 बार डेफर हुआ उसको प्रेफरेंस देंगे। ये सब चीजें अभी खुद भी डिसाइडेड नहीं है। अब आप लोग पेपर की बात कर रहे थे कि पेपर तो बन गए होंगे, तो क्या करंट आगे पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। और ये भी बोला कि जब 4 अक्टूबर को पेपर हुआ था सिविल सर्विसेज का प्री, तो उसकी करंट अप्रैल तक ही आई थी। देखिए वो सब आपकी बातें ठीक है, लेकिन अगर 1-2 महीने आप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जनवरी 20 से तो पढ़ ही रहे थे, अगर आप 1-2 महीने और ज्यादा अप्रैल पढ़ लेंगे, मई पढ़ लेंगे, तो उसमें कोई ऐसा बिगड़ नहीं जाएगा। आप पढ़ लेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं कि जब इतना डेफर हो रहा है तो मन में ये भी आ रहा है कि सर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कोई विचार नहीं है। ये विचार नहीं है कि कब लेंगे, कैसे लेंगे, सेंटर चेंज करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई विचार नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ ने जब पोस्ट भेजी है तो उसको चुन के बच्चों को देना है, ठीक है। वहां पे कोई बीच में डाउट नहीं है कि ऐसा करना है कि नहीं करना है। सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से डेफर हो रहा है, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि पेपर नहीं होगा। 421 उसको ईओ चाहिए तो वो तो उसको लेने ही है, ठीक है। ईपीएफओ को जब लोगों ने ट्वीट किए थे पोस्टपोन करने के लिए, तो वहां से क्या रिप्लाई आया था कि प्लीज कॉन्टेक्ट टू कंसर्न अथॉरिटी। यानी हम सिर्फ लेने वाले हैं, पेपर कैसे होगा हम इस बारे में कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। सीधे ईपीएफओ ये आंसर दे रही थी। यानी यूपीएससी सब कुछ जानेगी, बात ठीक है, लेकिन उनको चाहिए तो उन्होंने वैकेंसी तो भेजी हुई है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेपर में कोई दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। पेपर तो आपका होगा। जब इतना कुछ हो चुका था, एडमिट कार्ड छप चुके थे, सेंटर सब डिसाइड हो चुका था, इतना होने के बाद भी डेफर हुआ है, तो इतना सब कुछ तो हो ही चुका था। तो अब बस लेना है, जो भी अपडेट देगी और वो अब फाइनल होगी। तो क्योंकि तीसरी बार भी डेफर हो जाएगा तो बहुत ज्यादा एक जो रेपुटेशन है उस पर धक्का लगता है जो यूपीएससी कभी नहीं चाहेगी। तो अब बहुत सोच समझ के आपको डेट दी जाएगी। एक बहुत जल्दी आपको डेट देने में नहीं करेगी वो, क्योंकि अब जो तीसरी डेट आएगी उस पर डेफर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये वो भी जानती है। तो इसलिए आपको सोच समझ के डेट दी जाएगी और वो डेट जो होगी फिर वो फाइनल होगी। ये उसकी तरफ से होगा कि कोई बहुत ही बिल्कुल सब कुछ ना हो जाए, तो तब तक वो डेफर नहीं होगी। तो आपको ये सोच के चलना है कि ठीक है 2 बार हो गया है पोस्टपोन, लेकिन बिल्कुल अपना दिल नहीं आपको छोटा करना है, आपको बिल्कुल इस रेस में बने रहना है। अब जो भी आपको डेट दी जाएगी वो डेट ऐसी होगी कि उस पर तो आपको करना ही है,
ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं रखना माइंड में, क्योंकि तीसरी बार डेफर होना मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है। एसएससी के 2013 में प्री होके, मेंस होके और उसके बाद कैंसिल हो गए थे पूरे पेपर, और फिर से प्री दिया था बच्चों ने, फिर मेंस दिया था, तो वहां से धक्का लगा हुआ एसएससी की, और फिर बहुत सारी चीजें, तो वो रेपुटेशन इस तरीके से नहीं करना चाहेगी यूपीएससी अपना बिल्कुल। तो बहुत सोच समझ के वो आपको इस बार डेट देगी, जिसपे बिल्कुल भी कोई संकट ना हो। ऐसी डेट पे उसको चुनने में वो टाइम ले सकती है, ठीक है। तो आप इस पे दिमाग ना लगाएं कि वो कब आएगी, क्यों नहीं आ रही है, कब क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो पूरा अब इसको स्टडी करेंगे कि तीसरी बार ऐसा ना हो, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेटजी की आप लोग बात कर रहे हैं कि आगे किस तरह से मूव करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो बच्चे हमेशा क्वेश्चन पूछते थे, ये क्वेश्चन मेरा पिछले 1 साल से पीछा कर रहा है कि सर मैं अब स्टार्ट कर सकता हूँ क्या, अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। और मैंने पहली बार 10 दिन पहले मना करना चालू किया था इस क्वेश्चन का आंसर कि नहीं, अब आप स्टार्ट मत कीजिए। और फिर से ये क्वेश्चन ओपन है, ठीक है, और फिर से आप बिल्कुल आपकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर से वो टाइम आ गया, सब फिर से लेवल फील्ड पे हैं। अगर अभी तक भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस एग्जाम को लेके इतना कुछ अवेलेबल है कि आप 3 महीने जो आपको श्योरली मिलेंगे उसमें उसको कवर कर सकते हैं। और जिन्होंने इतनी तैयारी कर ली थी, ठीक है, जो अभी तक रिवीजन कर चुके थे, मुझे फोन करते हैं 4-4, 5-5 बार लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ ली है, इंडस्ट्रियल रिलेशन और सब कुछ जो जिनका कवर था, जो लगभग इन अभी ही थे, अब वो रैंक के लिए पढ़िए। अब आप मतलब कि पीछे मत हटिए, ये मत सोचिए कि मैं तो जब अभी इतने मेरे नंबर आ रहे हैं तो आगे तो आ ही जाएंगे, ये कभी दिमाग में मत लाइए। आप अब रैंक के लिए पढ़िए और आगे जाइए। और मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मुझे फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं, मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि अब बिल्कुल ये मान के चलिए कि कट ऑफ और बढ़ जाएगी अगर इन कंडीशंस में पेपर होता। एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा था, बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते, या कोविड की सिचुएशन की वजह से खुद कोरोना में पड़े थे, जो भी रीजन होता, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और नए प्लेयर्स ऐड होंगे, अगर 4 अक्टूबर को हो जाता तो इतने नए प्लेयर्स ऐड नहीं होते। जब मई चला गया 4 अक्टूबर से, तो फिर 7 महीने में तो 2 बार आप कोर्स कर लोगे, इतना आपको टाइम दे दिया उसने, तो नए प्लेयर्स ऐड हो गए। अब जो टाइम मिला है उससे भी और नए प्लेयर्स ऐड हो जाएंगे। तो जैसे जैसे नए प्लेयर्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो पहले मैं आपसे कह रहा था कि 80 मार्क्स तो आप 120 में से नेगेटिव मार्किंग के बाद में 80 तो आपको स्कोर करने ही हैं अंदर होने के लिए। अब मैं आपसे बोलूंगा कि हो सकता है कट ऑफ इतनी 80 ना जाए, लेकिन सिर्फ कट ऑफ थोड़ी क्रॉस करनी है, हमको सीट लेनी है, ठीक है। हमको सीट लेनी, हमको अंदर होना है ऑर्गेनाइजेशन के। तो दुल्हन वही जो पिया मन भाई, और एग्जाम वही जो अंदर पहुंचा है। तो आपको अंदर पहुंचना है, आपको बाहर नहीं अटकना है किसी भी तरीके से। आप अगर ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको उसके गेट के अंदर ही होना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो आपको अंदर होने के लिए एटलीस्ट इस टाइम 90 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। अब कैसे उसको करोगे, टाइम है आपके पास, और अभी जो जिस भी सिचुएशन में थे उससे आगे ही बढ़ना है आपको, ठीक है। बराबर भी नहीं रखना और बिल्कुल डाउन नहीं जाने देना, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होने देना। बहुत सारे कल से मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए और डीमोटिवेट भी हैं, बहुत दुख है बच्चों को। बहुत लोग खुश भी हैं, लेकिन बहुत लोगों को परेशानी भी है। बहुत लोग चाहते थे कि ये पेपर 9 मई को हो जाए, क्योंकि सिंपल सी बात है, सपने लोग जोड़ लेते हैं, स्पेशली गर्ल्स हो गई या फिर बहुत सारा जिसने सेक्रीफाइस किया था, गर्ल हो या बॉय। तो एक सपने आदमी बुनने लग जाता है कि मई में एग्जाम हो जाएगा, दिसंबर तक इंटरव्यू हो जाएगा, रिजल्ट आके, और मार्च तक मुझे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये सब आदमी प्लानिंग कर लेता है। जब ऐसा कुछ होता है तो फिर उसकी प्लानिंग गड़बड़ हो जाती है, उसके ये सारे सिनेरियो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत एक धक्का लगता है कि जो उसने सारी माइंड में प्लानिंग की थी वो सारी प्लानिंग हिल जाती है। तो इसीलिए मैंने कल कोई और वीडियो नहीं बनाया, मैं सिर्फ इतना कह के चला गया आपसे कि पोस्टपोन हो गया है। और उसमें भी यूपीएससी के वेबसाइट पे डाल देने के बाद भी आप लोगों ने मुझे मैसेज किए और मुझे बोला कि मैं आके बोलूं।
तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ। आई एम वेरी प्राउड कि यूपीएससी की साइट पे आने के बाद भी आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं आके बोलूं, जबकि यूपीएससी के सामने तो मेरी क्या बिसात है। अगर उसने कह दिया है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन उसका भी स्क्रीनशॉट डाल के मुझे भेजा गया और कहा कि सर आप बोलोगे तभी मानेंगे। तो बहुत बहुत आप लोगों का इस चीज़ के लिए शुक्रिया। 5 से 6 महीने में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। आई एम ओवरवेल्म्ड, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मुझे मिला, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उसके लिए उतना ही ज़्यादा मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। ओनली सिलेक्शन आपके साथ खड़ा है। आप जिस भी स्टेज पे आज हैं, चाहे आपने कुछ नहीं किया है अभी तक, चाहे आपका कई बार रिवीजन हो चुका है, आप जिस भी स्टेज पे हैं आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। और देखिए हम कोटा वाले हैं, कोटा का परसेंटेज जो कोटा से बच्चे सेलेक्ट होते हैं आईआईटी और मेडिकल एग्जाम्स में, वो किसी भी और एग्जाम में इतना बड़ा परसेंटेज किसी शहर का नहीं है। 80, 90% बच्चे आईआईटी और पीएमटी में कोटा से सेलेक्ट होने वाले होते हैं। तो देखिए जब हमको एक ही चीज आती है कि सिलेक्शन कैसे होता है। सुबह 5 बजे क्लास होती है कोटा में, सुबह 5 बजे 5:30 बजे, और बच्चे पढ़ने जाते हैं और टीचर पढ़ाते हैं। ये एक कोचिंग की बात है, किसी स्कूल या कॉलेज की बात नहीं है। जहाँ पे आप खुद पैसे दे के पढ़ रहे हैं लाखों में, वो सुबह 5 बजे पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ने जाते हैं। अगर आप फीस जमा कराने के लिए सुबह 7 बजे लाइन में लगेंगे तो आपका 1 बजे नंबर आएगा। 6 घंटे फीस की लाइन में लगते हैं। ऐसा कोचिंगों के लिए माहौल होता है। तो वो कोचिंग भी ऐसा नहीं कि बस हवा में ही करती है, उनके सिलेक्शन इसीलिए इतने आते हैं कि वो लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वही बात हमने देखी है बचपन से और वही चीज़ हमारे साथ है। तो मैं यही, जब से चैनल मैंने शुरू किया, मैंने आपसे यही बोला था कि मैं चाहूँगा कि सारे सेलेक्ट होने वाले मेरे चैनल से हों। तो अब जब आगे बढ़ गया है तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि मेरे पास अगर 5000 भी लोग हैं तो सारे सिलेक्शन उन्हीं में से हों। एटलीस्ट हाफ से ज़्यादा, एटलीस्ट 421 में 200+ तो हों, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में, आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं मुझे, मेरी पर्सनल आईडी पे टेलीग्राम से के थ्रू कॉल कर सकते हैं, जो भी बात है बता सकते हैं। अब टाइम मिल गया है तो मैं आपको अकाउंटिंग आराम से पढ़ा सकता हूँ। करंट अफेयर्स और अकाउंटिंग, इन दोनों चीज़ों के लिए तो बोला हुआ ही मुझसे आपने। बाकी और भी जिस चीज़ में दिक्कत आती है तो अब बिल्कुल आपके पास टाइम है, मेरे पास टाइम है, हम आराम से पढ़ सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। लेबर कोड है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, मैथ्स है, इंग्लिश है, जो भी चीज़ है आपको परेशान कर रही है, अब हम उसको आराम से कर सकते हैं और हम और आगे बढ़ सकते हैं जहां हम थे। इसीलिए मैंने आपसे टारगेट्स बढ़ाने को बोल दिए हैं कि 200 पे अगर आप सेटिस्फाई हो रहे थे तो उसको और बढ़ाइए, क्योंकि वही जो मैंने आपसे बोला कि एग्जाम वही जो अंदर पहुंचाए, तो आपको अंदर पहुंचना है। इतना होने के बाद में रुकना नहीं है। ये डिसीजन यूपीएससी का है कि वो कब लेती है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास पूरा टाइम है। मेरे चैनल पे सारी वीडियोस, सारे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है सबसे पहले वो, और उसके बाद में उनको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सारी अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें किन से पढ़ना है वो मैंने बताया हुआ है। सोर्स भी आप अभी ठीक कर सकते हैं, ठीक है, अगर अभी तक नहीं है। अब बात करें उनकी जो किसी जॉब में है, ठीक है, तो जॉब में भी अगर आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटे भी आप निकाल पाते हो दिन के, और सैटरडे संडे में 10-12 घंटे निकाल पाते हो, तब भी आपके पास फेयर चांस है। अभी ओपन प्लेइंग फील्ड है और ये ओपन प्लेइंग फील्ड सबके लिए खुला हुआ है। जो अच्छी तैयारी में आज हैं वो ज़्यादा उसमें आगे हैं, और जिन्होंने नहीं की है वो थोड़ा पीछे हैं। लेकिन ऐसा इतना गैप नहीं है जो कवर नहीं हो सकता है। अगर एक भी बच्चा जो पहले से तैयार है वो चूकेगा तो पीछे वाला जरूर आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हर एक बंदे के पीछे बहुत सारी लंबी लाइन है, जैसे ही वो हटेगा पीछे वाला आ जाएगा। तो बिल्कुल आगे वाले को हटना नहीं है और पीछे वाले को पूरी मेहनत करके आगे पहुंचना है, ठीक है। बहुत बड़ी रस्साकशी है, अगर आपको आगे निकलना है तो आपको दम लगाना है और आगे वाले को बिल्कुल भी चूकना नहीं है। यहाँ पे आके अगर आप खरगोश बन गए तो जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। इसलिए बिल्कुल भी, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, जैसे एक लाइन होती है कि अगर आप शेर हैं तो आपको सुबह उठते ही भागना है, क्योंकि आपको हिरन को खाना है और हिरन भाग जाएगा। और अगर आप हिरन हैं तो भी आपको सुबह उठते ही भागना है, क्योंकि शेर आपको खा जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में भागना आपको है,
चाहे आप हिरन हैं या हैं शेर, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आपको भागना है, दोनों कंडीशन में आपको अपनी कंडीशन मेंटेन करनी है, प्लस आगे वाले को पीछे छोड़ना है। तो ये दोनों बातें रस्साकशी में चलने दीजिए, ठीक है। टसल चलता रहेगा, डिसाइड पेपर करेगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तैयारियों में कोई कमी मत छोड़िए। मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, जितनी भी चीजें आप मुझे बताएंगे मेरे पास टाइम है, मैं आपको उस हिसाब से डिलीवर करूंगा। जो मेरे फुल लेंथ टेस्ट थे वो हर संडे, ये बस जो आज के लिए मैंने बोला था 20th के लिए, वो मैंने नहीं दिया है। बाकी 25th से जितने भी संडे आएंगे, जब तक पेपर होगा, आपका एक फुल लेंथ टेस्ट होता रहेगा, ठीक है। और बीच बीच में आपके सेक्शनल टेस्ट आते रहेंगे, जैसे जैसे भी आप मुझे बताएंगे। मैं शुरू से वैसे ही चलता हूं जैसा आप मुझे चलाते हैं, तो वो चलते रहेंगे सेक्शनल टेस्ट, जैसा जैसा इनपुट आएगा। आपके फुल लेंथ टेस्ट जिनकी तैयारी है या नहीं भी है अपने आप को जज करने के लिए, फुल लेंथ टेस्ट आपके फ्रॉम द नेक्स्ट संडे, हर संडे जब तक पेपर होगा आपको मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसे की कोई बात नहीं है, पहले ही मैं कह चुका हूं। और ये भी मुझसे बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर अब टाइम मिला है तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि और कुछ देखना ही ना पड़े बाहर। मैं बिल्कुल उसका भी ट्राई करूंगा, लेकिन आपसे वही कहना है कि आप हिरन हो या शेर, कभी भी भागना नहीं छोड़ना है, ठीक है। बने रहना है और आपको लेके ही निकलना है। एग्जाम वही जो अंदर पहुंचाए, ठीक है, तो अंदर ही पहुंचना है। विद माई बेस्ट विशेष, गुड बाय, जय हिंद।